हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया के प्रीवियस ईयर एनालिसिस देखे थे, जिसमें हम लोगों ने ये समझा था कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया में किस तरह से एक्सपेंशन किया और उसमें कौन कौन सी थीम्स इंपॉर्टेंट थी। तो पॉलिसीज़ वाली जो थीम थी वो हमारी इंपॉर्टेंट थी। उसका जो वॉर्स थे विद रिस्पेक्ट टू यूरोपियन पावर एंड इंडियन पावर वो हमारे के लिए इंपॉर्टेंट था। फोर्ट वाला सिस्टम हमारे के लिए इंपॉर्टेंट था, कौन कौन से फोर्ट जो थे वो इंपॉर्टेंट थे ये भी हम लोगों ने देखा। तो आज की वीडियो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उनकी पॉलिसीज़ को डिस्कस करेंगे, उसके बाद उनके सॉल्यूशंस पे आएंगे, उसके हम लोग सॉल्यूशंस पे जाएंगे। तो पहली पॉलिसी जो थी उसको हम लोग बोलते थे पॉलिसी ऑफ रिलेटिव आइसोलेशन। पहले मैं सारी पॉलिसी लिख दे रहा हूँ, उसके बाद आपको इनके बारे में बता दूंगा। पॉलिसी ऑफ रिलेटिव आइसोलेशन, उसके बाद पॉलिसी ऑफ स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी। स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी, उसका जो अगली पॉलिसी आई थी उसके बाद हम लोग उसको बोल रहे थे कि रिंग फेंस पॉलिसी। रिंग फेंस पॉलिसी के बाद चौथे नंबर पे जो आई थी उसको हम लोग बोल रहे थे सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस के बाद जो अगली पॉलिसी आई थी उसको हम लोग बोल रहे थे पॉलिसी ऑफ सबॉर्डिनेट आइसोलेशन। सबॉर्डिनेट आइसोलेशन, सबॉर्डिनेट आइसोलेशन के बाद जो अगली पॉलिसी आई थी उसको हम लोग बोल रहे थे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के बाद जो अगली पॉलिसी थी उसको हम लोग बोल रहे थे पॉलिसी ऑफ सबॉर्डिनेट यूनियन। तो रिलेटिव आइसोलेशन, स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी, रिंग फेंस पॉलिसी, सबॉर्डिनेट, उसके सब्सिडरी अलायंस, सबॉर्डिनेट आइसोलेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और सबॉर्डिनेट यूनियन, ये कुछ पॉलिसी थी। अब ये देखो, जब हम लोग रिलेटिव आइसोलेशन की बात करते तो ये बिफोर 1740 थी। 1740 से पहले क्या था, रिलेटिव आइसोलेशन। अब इसमें क्या होता था, अंग्रेज कहते थे कि केवल और केवल हमारे इंडिया में कॉमर्शियल इंटरेस्ट हैं, बस हमें इंडिया के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेरेंस नहीं करनी, हमें केवल जितने भी हमारी कॉमर्शियल इंटरेस्ट हैं उनको फुलफिल करना है। हमारे इंडिया में केवल और केवल जो टारगेट है वो एंटरप्रेन्योरशिप का टारगेट है। हमें इंडिया से अपने बिजनेस को मेंटेन करके रखना है, ना कि इंडिया के इंटरनल अफेयर्स में, इंटरनल मैटर्स में इंटरफेरेंस करनी है। यानी कि इसमें क्या होता था, केवल और केवल जो कॉमर्शियल इंटरेस्ट होते थे उनको ध्यान दिया जाता था, बल्कि इंडिया की जो इंटरनल अफेयर्स होते थे, इंटरनल मैटर्स होते थे, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता था। अंग्रेज कहते थे केवल केवल हमें इंडिया से क्या करना है, बट हमें इंडिया से बिजनेस करना है और हमें इंडिया से कुछ नहीं करना है। जब हम लोग इसकी बात करते हैं स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी, तो ये जो था पॉलिसी ये 1740 से लेकर 65 तक चला। अब स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी में क्या हुआ, तो स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी में सीधी सीधी बात थी, अंग्रेज जो थे वो अपना आधिपत्य इंडिया के ऊपर स्थापित करना चाहते थे। आधिपत्य मतलब इंडिया के ऊपर अपनी सुपरमेसी स्टैब्लिश करना चाहते थे। उसके लिए इन्होंने कई सारे बैटल लड़े। फॉर एग्जाम्पल बैटल ऑफ प्लासी भी इसी दौरान में आता है, फॉर एग्जाम्पल बैटल ऑफ बक्सर भी इसी दौरान आता है, और फॉर एग्जाम्पल जो एंग्लो फ्रेंच रेवलरी थी या फिर जिसको कर्नाटक वॉर के नाम से जाना जाता है वो भी इसी दौरान घटित होते हैं। तो ये हम लोगों ने जान लिया। पहले रिलेटिव आइसोलेशन क्या था कि हम लोगों को इंडिया में केवल ट्रेड करना है, इंडिया के इंटरनल मैटर जो है उसमें हम लोगों को इंटरफेरेंस नहीं करना है। स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी में क्या था कि हमें इंडिया में अब क्या चाहिए, आधिपत्य चाहिए, हमें इंडिया में अपना स्थान जो है वो सुनिश्चित करना है। रिंग फेंस पॉलिसी क्या होती थी, तो इसमें सीधी सीधी बात होती थी, बफर स्टेट का क्रिएशन होता था। बफर स्टेट क्या होता है तो मैं आपको आसानी से बता दूं, दो बड़े राज्यों के बीच में एक छोटा सा राज्य बना दिया जाता था। इससे क्या होता था, इससे अंग्रेजों को ये लगता था कि ये क्या करेगा, शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करेगा और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे ऊपर नहीं आने देगा। यानी कि बफर स्टेट बना देगा, किसके लिए, विद रिस्पेक्ट टू मराठा एंड फॉर एग्जाम्पल जो हैदर अली था। अब इससे क्या होगा, इससे ये हो जाएगा कि अंग्रेज़ों को डायरेक्ट जो इसका इम्पैक्ट होगा वो अंग्रेज़ों को महसूस नहीं होगा। बफर स्टेट एक और था, फॉर एग्जाम्पल हमारा अवध। सब्सिडरी अलायंस क्या था, तो सब्सिडरी अलायंस को मैं आराम से डिटेल से इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। सब्सिडरी अलायंस में एक शब्द आया, इसको क्या बोलेंगे, सब्सिडरी, यानी कि सब्सिडी से आया सब। अब सब्सिडी क्या होती, तो सब्सिडी मतलब सिंपल होता क्या कि एक अमाउंट है, वो नेटिव रूलर जो अपना इंडिया का रूलर है उसको अमाउंट देना पड़ेगा ईस्ट इंडिया कंपनी में, बदली ईस्ट इंडिया कंपनी इसको क्या रहेगी, इसको प्रोटेक्शन देगी। यानी कि आप मेरे को पैसा दे दो, बदले में मैं आपको क्या करूँगा, प्रोटेक्शन दे दूंगा। सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस का कंसेप्ट जो था ये डुप्लेक्स के दिमाग में आया था। डुप्लेक्स कौन है, तो डुप्लेक्स एक फ्रेंच गवर्नर था जो कि हिंदुस्तान में रहता था। एंग्लो कर्नाटिक वॉर के टाइम पर बहुत ज़्यादा इसका रेलिवेंस था, तो डुप्लेक्स के टाइम पर आया था। लेकिन इसका जो क्या बोलते हैं इसको इसको इंडिया में अप्लाई किसने किया था, तो इंडिया में इसको अप्लाई किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने। किसको, सब्सिडरी अलायंस को इंडिया में अप्लाई करने का का श्रेय किसके दिमाग में जाता है, तो इसका श्रेय जाता है लॉर्ड वेलेस्ली के। अब सब्सिडरी अलायंस की कई सारी प्रोविजंस थी, तो हम लोग जरा इसकी प्रोविजंस को डिस्कस करें सब्सिडरी अलायंस की। तो फॉर एग्जांपल एक इसकी प्रोविजन ये कहती थी क्या, कि परमानेंट स्टेशन, यानी कि पता क्या होगा, हमारी जो आर्मी में है वो लगातार आपके किंगडम में रहेगी, बात खत्म। परमानेंट स्टेशनिंग ऑफ ब्रिटिश आर्मी, ब्रिटिश आर्मी जो होगी वो लगातार आपके किंगडम में स्टेशन रहेगी। दूसरी बात, आर्मी का जितना भी खर्चा होगा, यानी कि जो एक्सपेंस होगा ऑफ आर्मी, वो किसके द्वारा फुलफिल होगा, वो फुलफिल होगा उस नेटिव रूलर के द्वारा, फुलफिल बाई नेटिव रूलर। अच्छी बात है। अब ये आर्मी क्या करेगी, तो आर्मी जो है वो एक्सटर्नल चाहे ले लो आप, चाहे आप इंटरनल ले लो,
एक्सटर्नल या इंटरनल हर तरह के थ्रेट से राजा को बचाएगी। एक्सटर्नल या फिर इंटरनल थ्रेट से क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी। आर्मी लॉयल किसके लिए होगी, तो ये आर्मी है वो लॉयल रहेगी ब्रिटिशर्स के लिए। अगली बात क्या थी इसमें, अगली बात ये थी कि आप नो अदर यूरोपियन पावर के साथ रिलेशन रखोगे, नो अदर यूरोपियन पावर के साथ आप रिलेशन रखोगे विदाउट ब्रिटिश कंसेंट। ब्रिटिश के अलावा, बिना ब्रिटिश की कंसेंट के अलावा आप किसी भी यूरोपियन पावर से रिलेशन नहीं रखोगे। और इसमें क्या था, और इसमें ये था कि एक परमानेंट हमारा एक ब्रिटिश एजेंट जो है वो आपके कोर्ट में रहेगा, ब्रिटिश एजेंट इन किंग्स कोर्ट। अब ये एजेंट क्या करेगा, ये एजेंट कुछ नहीं करा करेगा, बस ये चीज़ को इंश्योर करेगा कि ब्रिटिशर्स के इंटरेस्ट के खिलाफ कोई बात तो नहीं हो रही। इन किंग्स कोर्ट, राजा के दरबार में एक ब्रिटिश एजेंट जो है वो परमानेंट स्टेशन होकर रहेगा। ये कई सारे उसके प्रोविजंस थे। तो क्या प्रोविजंस थे, प्रोविजन ये थी कि परमानेंट स्टेशनिंग होगी ब्रिटिश आर्मी की, जितना भी आर्मी का खर्चा होगा वो आपको देना पड़ेगा। ये आर्मी आपको हर एक तरह के खतरे से आपको बचाएगी। ये आर्मी जो होगी वो ब्रिटिशर्स के लिए लॉयल रहेगी, और आपको किसी भी यूरोपियन पावर से रिलेशन नहीं रखना है बिना हमारी कंसेंट के। किसकी कंसेंट के, बिना ब्रिटिशर्स की कंसेंट के। और जो एक ब्रिटिश एजेंट जो है वो भी आपके दरबार में रहेगा। तो ये तो हम लोगों ने उसके प्रोविजंस देख लिया। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ प्रोविजंस का, तो इम्पैक्ट सीधी सीधी बात होगी क्या, इम्पैक्ट पहला तो इम्पैक्ट ये हुआ कि अगर राजा इसको आर्मी को रखेगा, यानी कि राजा की सोवेरेनिटी कैसी हो गई, राजा की जो सोवेरेनिटी है वो कैसी हो गई, कॉम्प्रोमाइज़ हो गई। क्यों, क्योंकि फॉरेन आर्मी आपके में आ रही। दूसरी बात ये, अगर आप आर्मी को पैसे दोगे ही नहीं, अगर एक्सपेंस दोगे नहीं, अगर एक्सपेंस आपने दिया नहीं, तो इससे पता क्या होगा, आपका किंगडम एनेक्स हो सकता है। उसके बाद क्या थी कि आर्मी अगर हमेशा लॉयल रहेगी ब्रिटिशर्स के लिए, तो फिर ये कभी भी रूलर के प्रति अपनी लॉयल्टी कभी भी शो करेगी नहीं। अगली बात क्या थी, अगली बात ये थी कि इससे अगर आर्मी वगैरह फॉरेन आर्मी आपके किंगडम में है और आपको हमेशा प्रोटेक्शन कर रही है, इसका मतलब आपकी आर्मी कैसी होगी, आपकी आर्मी बेकार हो जाएगी। आपकी आर्मी का स्टैंडर्ड कैसा होगा, गिर जाएगा। और दूसरी बात ये होगी, अगर आपकी आर्मी का स्टैंडर्ड गिरेगा तो फिर किंग जो होंगे और जो प्रिंस होगा उसे तो कोई खतरा होगा नहीं। क्यों, क्योंकि ब्रिटिशर्स उसकी रक्षा करेंगे हर एक तरह के इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट से। इससे किंग और प्रिंस कैसे होंगे, लेविश लाइफ जीने लगेंगे। और लेविश लाइफ जिएंगे, इससे क्या होगा, जो क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस है वो कैसी होगी, रिड्यूस होगी। ये उसके कुछ इम्पैक्ट थे। और इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इसका ये इम्पैक्ट हो जाएगा कि आप इतना ज़्यादा अगर पैसा दे रहे हो ब्रिटिशर्स को, तो जो आपका रेवेन्यू है, रेवेन्यू ऑफ स्टेट, वो भी कैसा होगा, धीरे धीरे घटता चला जाएगा। अब अगर आपसे कोई बोले, तो इतना हमें सब्सिडी लाइन्स में समझ में आया। अब मान लो आपसे कोई बोले कि स्टेट कौन कौन से थे जिन्होंने सब्सिडी लाइन साइन करी थी, तो आप कैसे याद करोगे, HMT की जो वॉच होती है वो कैसी होती है, OP होती है। फिर GBI यानी कि हैदराबाद, हैदराबाद के बाद मैसूर, मैसूर के बाद तंजौर, तंजौर के बाद अवध, अवध के बाद पूना, पूना के बाद ग्वालियर, ग्वालियर के बाद हमारा बड़ौदा, और बड़ौदा के बाद आई से इंदौर। तो ये हम लोगों ने देख लिया इसके बारे में। अब अगली आती थी हमारी, जिसको हम लोग बोलते थे सबऑर्डिनेट आइसोलेशन। देखो, सबऑर्डिनेट आइसोलेशन और सबऑर्डिनेट यूनियन जो मैंने अगली आपको 7वें नंबर पे लिखवाई थी, दोनों को हम लोग साथ ही साथ डिस्कस कर ले रहे। सबऑर्डिनेट आइसोलेशन मतलब पता क्या होता था, सबऑर्डिनेट आइसोलेशन मतलब सिंपल होता था क्या, कि फॉर एग्जांपल मान लो ये मैं, अंग्रेज़ों ने 3 रियासतों को जीत लिया, लेकिन अंग्रेज़ पता क्या करेंगे, बची हुई ब्रिटिश इंडिया है, अंग्रेज़ इसका एडमिनिस्ट्रेशन और इसका जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो अंग्रेज़ ब्रिटिश इंडिया से अलग रखेंगे। यानी कि इनका खुद का एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस होगा। इनका क्या होगा, सबऑर्डिनेट आइसोलेशन होगा। आइसोलेशन मतलब क्या, इनका ब्रिटिश इंडिया से अलाइन नहीं करेगा, यानी कि देयर फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, जो फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया से, फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया। इनका ब्रिटिश इंडिया से बिल्कुल फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अलग होगा। सबऑर्डिनेट यूनियन में क्या हो जाएगा, अलाइन हो जाएगा, बात खत्म। तो सबऑर्डिनेट, जब 7वें नंबर की पॉलिसी की बात करते हैं, सबऑर्डिनेट यूनियन की बात करते हैं, यू है ये, सबऑर्डिनेट यूनियन में इनकी जो फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशन होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होगा, वो क्या हो जाएगा, अलाइन हो जाएगा ब्रिटिश सिस्टम से। इसमें अंग्रेज क्या करेंगे, पैन इंडिया एम्पायर अपना क्रिएट कर देंगे, जो अलाइन हो जाएगा विद ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया का जो सिस्टम होगा एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, वही क्या हो जाएगा, नेटिव रूलर्स का हो जाएगा। अच्छी बात है। अब सबऑर्डिनेट यूनियन की बात करते हैं तो हम लोगों को पता ही 1813 से लेकर 1848 तक रही थी। अब आखिरी हमारी पॉलिसी बचती है, पॉलिसी नंबर 6, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब लैप्स का मतलब तुम्हें पता ही है, फॉर एग्जांपल पॉलिटी में पढ़ते हैं ना हम लोग कि कोई बिल हमारा लैप्स कर गया, तो लैप्स का मतलब होता है एंड होना, टू एंड, यानी कोई चीज़ खत्म होना। अब इसमें क्या होता था, तो इसमें ये होता था कि मान लो इन एब्सेंस ऑफ लीगल हेयर, यानी कि अगर
किसी राजा के पास उसका वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं है, लीगल हेयर नहीं है, तो इस केस में क्या होगा, जो प्रॉपर्टी होगी। अब प्रॉपर्टी भी दो तरह की होती थी, एक तो राजा की पर्सनल प्रॉपर्टी होती थी और एक राजा की होती थी पब्लिक प्रॉपर्टी, इसको हम लोग क्या बोलते थे, उसका स्टेट, उसका राज्य बोलते थे। तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी जो होती थी वो तो अडॉप्ट कर सकता था, अडॉप्टेड सन, अडॉप्ट बाई अडॉप्टेड सन। जो उसका अडॉप्टेड सन होगा वो तो इसको, जो उसका गोद लिया हुआ बेटा होगा, पर्सनल प्रॉपर्टी को तो अडॉप्ट कर लेगा, लेकिन जो उसकी स्टेट है वो किसके हाथ में चली जाएगी, ब्रिटिशर्स के हाथ में चली जाएगी। यानी कि सिंपल सिंपल चीज़ होती थी क्या, कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो थी वो सबसे ये हमारी 1848 से लेकर 1857 तक चली थी। तो इसमें क्या होता था कि अगर किसी राजा के पास वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं है तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है वो तो उसका अडॉप्टेड सन ले सकता है, लेकिन उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो उसकी पब्लिक प्रॉपर्टी है, वो अंग्रेजों के हाथ में चली जाएगी। ये लाता कौन था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, तो ये लाया था लॉर्ड, जो हमारा डलहौजी था वो। अब लॉर्ड डलहौजी के बारे में हम लोगों को कई सारी चीज़ें पढ़नी है, क्यों, क्योंकि ये सिग्निफिकेंट पर्सनालिटी है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री के रिस्पेक्ट में। अब कौन कौन सी ऐसी स्टेट्स थी जिन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स साइन किया था, तो फॉर एग्जांपल वो स्टेट्स थी हमारी जिसको हम लोग बोलते थे SJSUJN। अब एस से क्या हो जाएगा हमारा सतारा, जे से हो जाएगा हमारा जैतपुर, एस से हो जाएगा हमारा संभलपुर, यू से हो जाएगा हमारा उदयपुर, जे से हो जाएगा हमारा झांसी, एन से हो जाएगा हमारा नागपुर। ये कुछ ऐसी रियासतें थी जिसने, अब मैंने क्यों बताया, मैंने इसलिए बताया क्योंकि कई बार यूपीएससी जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमसे पूछ ले रहा, तो हम लोग बताने कंडीशन में होंगे। दूसरी बात ये थी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो था लॉर्ड डलहौजी से पहले भी महाराजा रंजीत सिंह जो थे, महाराजा रंजीत सिंह जो थे वो इसका यूज़ कर चुके थे। महाराजा रंजीत सिंह हैड यूज्ड इट बिफोर। तो ये हम लोगों ने आज की वीडियो में सारी पॉलिसीज़ देख ली। अब अगली वीडियो में ब्रिटिशर्स का रिलेशन क्या था विद रिस्पेक्ट टू यूरोपियन पावर और वो किस तरह से उनको हैंडल करता है विद रिस्पेक्ट टू इंडियन पावर, वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग उनके प्रीवियस सॉल्यूशन में हम लोग एंटर कर जाएंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, कोई सजेशन हो वो भी बताना। तो अगली वीडियो में हम लोग मिलते हैं। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।